हाय फ्रेंड्स, आ गई है आपकी पिया लेकर आपके लिए कहानी। और इस कहानी को सुनने के बाद आप डेफिनेटली कहेंगे पिया यू आर द राइट चॉइस बेबी। बहुत नॉटी हो गई आजकल मैं एक्चुअली। तो बीके एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत है ये कहानी जिसका नाम है ऐसे कैसे नाम बता दूँ। पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद ये कहानी आपको मैं सुनाने वाली हूँ। अरे दबाओ, देख क्या रहे हो? सब्सक्राइब का बटन। ओके, नाउ आपकी पिया आपको सुनाने वाली है कहानी जिसका नाम है अनुमति। और इस कहानी की लेखिका है निर्मला। बहुत ही क्यूट कहानी है, ब्यूटीफुल कहानी है, एहसासों से भरी कहानी है। तो सुनने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब एंड शेयर सभी दबा दीजिएगा यार। ओके, दिस स्टोरी अनुमति फॉर यू। रीतते रीतते जख्म अब भरने लगे थे। सालों से सहेज कर रखी गई व्यथा की आंच अब क्रमशः धीमी होती होती छोटी सी निश्चल दीप की लौ की भांति हृदय में ऐसे विराजमान हो गई थी कि उसका सुखद एहसास कई बार मन को गुदगुदाता हो जाता। पर विरह वेदना से मन के भर्रा आने की स्थिति अब न के बराबर थी। गृहस्थी की भागदौड़ के बीच पुराने जख्मों को कुरेदने का वक्त ही नहीं मिल पाता है। कर्तव्य पूर्ति को दरकिनार कर किसी आत्मिक संतुष्टि की चाह में कई बार मैं पूरे जीवन को एक चलचित्र की भांति देख लेती थी। पर उस फ्लैशबैक का फास्ट मोशन मुझे गहराई में डुबोकर आंसू को बहाने का अवसर ही नहीं देता था। कभी फ़ोन की घनघनाहट, कभी बेटी सुवर्णा का होमवर्क करवाना, तो कभी अपूर्व की शर्ट के टूटे बटन मुझे अपने चिंतन से खींच कर अलग कर दिया करते थे। पर आज मन का आवेग किसी भी अड़चन से बाधित होने वाला नहीं था। सालों बाद उसी परिवेश में मुझे लौटना पड़ रहा था जहाँ का ख्याल मेरी पूजा का एक अभिन्न अंग तो था ही, मेरी निश्चल और मौन तपस्या का एक सशक्त गवाह भी था। भैया की इकलौती बेटी प्राजक्ता का विवाह तय हो चुका था। जिस पिता तुल्य भैया ने मेरा कन्यादान किया था, उनकी इकलौती बेटी की शादी के लिए बहाना बनाना सही न था। मैं नागपुर की यात्रा पर थी। ट्रेन की तेज़ रफ्तार से अधिक तीव्र भी मेरी धड़कन थी। नागपुर मेरा शहर था, मेरा अपना शहर, जहाँ मैंने जन्म लिया था, पली बड़ी। आज अपनी उसी जन्मभूमि में लौटते हुए मैं भी रोमांचित थी और स्वर्णा भी। अतीत बड़े धीमे से मेरे ख्यालों में अपनी धूमिल छवि को दोहराने लगा था। जहाँ मेरे जन्म के कुछ सालों के बाद ही मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। माता पिता विहीन मैं अपने भैया पर बोझ थी या नहीं ये तो पता नहीं, पर भैया को इस बोझ को उठाने के लिए कभी असाध्य प्रयास नहीं करना पड़ा। बेहद शांति से जीवन चलता रहा था। इसके लिए बहुत हद तक मेरा शांत स्वभाव भी जिम्मेदार था। भैया की हर इच्छा पर मेरी सहमति ही रहती थी। मेरी कोई आकांक्षा, कोई जिद भैया भाभी के बीच कभी विवाद का कारण नहीं बनी। बगैर किसी भी प्रतिक्रिया के मैं एक रोबोट की तरह अपना कार्य करती रहती थी। घर और कॉलेज तक ही सीमित थी मेरी दुनिया। न सहेलियों के साथ कॉलेज बंक कर कोई फिल्म देखने गई कभी, न होटल्स के लंच का लुत्फ उठाया। मेरे पास दबा दबा सा एक ख्वाब तो था जिसमें प्यार की दीवानगी को भोग कर रोमांचित होने की आकांक्षा थी, पर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की। किसी भी लड़के को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने कभी कोई पहल नहीं की। एक दीर्घ गंभीर प्रवृत्ति के साथ मेरा संकोची स्वभाव भी मुझे उन सदैव लड़कियों से अलग कर देता था जिनके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन मेरी तटस्थता क्षणिक सिद्ध हुई। मेरे अकेलेपन को अपने प्यार से सराबोर करने के लिए विपुल तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आ गया। उसके आगमन ने मेरे शांत जीवन में हलचल सी मचा दी थी। उस रोज़ मैं बेहद शांति से बस की विंडो सीट पर बैठी नागपुर शहर की भागम भाग को निहार रही थी। हाय दुर्वा कहते हुए मेरे पास आकर बैठ गया था वो। मैं चकित थी, मुझे कैसे जानता है वो। मेरे चेहरे के प्रश्न चिन्ह को भांपकर उसने तुरंत अपना परिचय दे दिया। मैं रेणु का भाई विपुल। ओह, परिचय पाते ही मैं सामान्य हो गई। विपुल भैया। प्लीज़ दुर्वा मुझे भैया मत कहना प्लीज़। उसका बोल्ड निवेदन मुझे अंदर तक दहला दिया।
मैं संकोच से भर गई थी। मेरे चेहरे पर एक स्त्री सुलभ लज्जा अपने पूर्ण लाली के साथ दमक गई। मुझे अपनी निरीहता पर खींच भी आई थी कि भावों को छुपाना क्यों संभव नहीं हुआ मुझसे। मेरे चेहरे के भावों ने निसंदेह उसे भी रोमांचित किया होगा, इसलिए हम दोनों के बीच कुछ पलों के लिए चुप्पी सी छा गई थी। आप काफ़ी बदल गए हैं, थर्राते सुर में मैंने ही बातचीत की पहल की। तुम भी तो कितनी सुंदर हो गई हो। उसने धीरे से कानों में मिश्री खोल दी। मैंने तुम्हें कल भी देखा था, पर शक हुआ कि तुम सचमुच दुर्वा ही हो या नहीं, या कोई और। पर आज तुम्हें किसी ने तुम्हारे नाम से पुकारा तो। उसकी हर बात में शोखी थी जो मुझे निरुत्तर किए जा रही थी। मैंने सोचा भी न था कि मेरे जीवन में ये बदलाव भी आएगा। उस रोज़ के बाद मुझे लगा कि मुझ में एक चुहलपन आ गया है। हृदय की धड़कन की वृद्धि ने मेरे चेहरे पर एक स्थायी गुलाबी आभा फैला दी थी। अब मेरी व्यस्तता में एक स्वाभाविक उल्लास का समावेश हो गया था। देर रात तक विपुल के ख्यालों में जीना और भोर होते ही उससे मिलने की उत्कंठा में अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से अपने कार्यों को अंजाम देना मेरी दिनचर्या बनने लगी। विपुल से एक ही मुलाकात ने हम दोनों के जीवन की दिशा ही बदल दी। लव एट फर्स्ट साइट, इसका अर्थ अब समझ में आ गया था मुझे। विपुल रोज़ मिलता, अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए वो जब अपने प्रेम की गहनता की व्याख्या करता तो मैं चकित हो जाती। यूँ लगता कहीं उसके प्रेम से गहन प्रेम मेरा है या नहीं, क्योंकि मेरी भावना अव्यक्त हो रह जाती थी। मैं बार बार विपुल के स्नेह को गहन मान नतमस्तक हो जाया करती थी। पर सालों बाद आज लगता है कहाँ गहरा था वो प्रेम। गहरा होता तो मुझे किसी और की पत्नी बनने से ना रोक लेता। विवाह के निश्चित होते ही मेरे भैया के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। मैं तो दुल्हन बनने तक राह जोहती रही थी। जब तक फेरे ना पड़े तब तक, जब तक मांग ना भरी गई तब तक, जब तक विदा ना हो गई तब तक मैं इंतज़ार ही कर रही थी। अपने भाइयों का विरोध करना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं अपने प्रेम का दम जिन हथेलियों को थाम कर भरना चाहती थी वो हथेली मेरे पास थी ही नहीं। अब कब और कैसे वो मुझसे दूर हो गया पता ही नहीं चला। अब न लगने लगा है कि प्यार तो मेरा निस्वार्थ था, गहन था, इसलिए तो आज भी एक स्नेह दीप अपने अंतस में जलाए बैठी हूँ। बड़ी निष्ठा से, बड़ी आस्था से। नागपुर आ गया था, मेरा शहर, मेरी जन्मभूमि। यहाँ की मिट्टी में मुझे अपनी ही खुशबू महसूस होती है। यहाँ की हवा में मैं मातृत्व सी आत्मीयता महसूस करती हूँ। मेरे चेहरे पर एक गहन मुस्कान आ गई थी, जैसे मैं पुनः एक नव यौवना बन गई हूँ। घर पहुंची तो देखा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक शिकायत प्राय सभी के मुंह से सुननी पड़ रही थी। कितने दिनों के बाद आई है, कभी याद नहीं आई हमारी। प्राजक्ता दुल्हन बनने के सपने लिए उल्लासित थी। सारी रस्मों रिवाजों के बीच भी मेरा अंतर्मन एक तटस्थ भाव लिए हुए था। मैं जैसे वहाँ होकर भी नहीं थी। मेहंदी की रस्म हुई, संगीत की रस्म हुई और गौरी पूजा भी, पर मैं किसी भी आयोजन में पूरी तरह शरीक न थी। जाने कैसा संकोच था, कौन सा भाव था जो मेरे मन के रोमांच पर एक उदासी का कवच डाल मुझे निरुत्साहित करने पर तुला हुआ था। बारात आई तो भैया भाभी बारातियों के बीच जाकर ऐसे नाचने लगे थे जैसे वो लड़की के माता पिता नहीं बल्कि बाराती हों। अपूर्व और सुवर्णा भी मुझे कई बार भीड़ के बीच में खींचने का प्रयास कर रहे थे, पर मैंने बड़ी होशियारी से स्वयं को भीड़ से अलग ही रखा था। इतना उत्साहपूर्ण माहौल भी मुझे आकर्षित नहीं कर पा रहा था। बारातियों के आवभगत का वक्त आया तो कुछ देर की व्यस्तता ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं भी तेज़ी से बारातियों के आवभगत में जुट गई। दूल्हे की आरती, बारातियों का मान सम्मान, बड़े बुजुर्गों को उचित स्थान पर बिठाने की जिम्मेदारी सब मैंने ही ले रखी थी, पर मेरी भागदौड़ पर अब विराम लग गया। जब बड़े भैया को किसी से उलझे देखा, मैं धीरे से वहीं चली गई और देखकर स्तब्ध रह गई। काटो तो खून नहीं। मेरे आगे विपुल खड़ा था। अपने दिमाग पर नियंत्रण खो चुका विपुल एक पागल के रूप में भैया के आगे खड़ा उनसे उलझ रहा था। मुझे लड्डू दिला दो भैया जी, मुझे लड्डू दिला दो, फिर मैं चला जाऊंगा, प्लीज भैया जी लड्डू दिला दो। भैया बार बार अपना हाथ छुड़ा रहे थे और वो
फिर से उनके हाथ को कसकर पकड़ लेता। लड्डू दिला दो ना भैया। अचानक भैया की नज़र मुझ पर पड़ी। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे कोई चोरी पकड़ ले गई हो। मेरी आंखें डबडबा गई। विपुल, ये क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने निश्चल पावन स्नेह की पराकाष्ठा पर सदैव गौरवान्वित रहने वाली मैं स्तब्ध थी। विपुल पागल हो चुका था? कहीं मेरे प्यार में तो नहीं? क्या हुआ होगा? मैं सोचना चाहती थी, समझना चाहती थी, पर सामर्थ्य खत्म हो गया था। मैं बेहोश होती चली गई। फिर कुछ याद नहीं रहा। निढाल शरीर में शायद कई प्रतिक्रियाएं हो रही थी, जिससे आत्मा तो महसूस कर रही थी, पर दिमाग शून्य हो गया था। जब आँख खुली तो प्राजक्ता को अपने पैरों के पास दुल्हन के रूप में बैठे हुए देखा। शायद शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। मैं उठ बैठी। शरीर थका थका सा लग रहा था। अपूर्व ने कंधे को थामकर उठने में मदद की। कैसी हो दुर्वा? अपूर्व की आंखों में चिंता के भाव थे। अपूर्व, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। विपुल से मिलने जाना चाहती हो? मेरे कंधे पर अपने हाथ को थोड़ा सा कसते हुए अपूर्व ने पूछा। मैं चकित सी ताकती रह गई। उसे कैसे पता चला विपुल के बारे में? भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया था दुर्वा। तुम्हारे भाइयों ने बड़ी बेदर्दी से विपुल को तुमसे अलग किया था, पर अब विपुल की इस स्थिति को देख वो अपने गलत फैसले पर शर्मिंदा भी हैं। और जहाँ तक विपुल की बात है, प्रेम में त्याग है, तभी तो प्रेम को पूजनीय कहा जाता है ना। प्रेम की पराकाष्ठा का सबूत ही तो है ना विपुल की ये स्थिति। मैं अपूर्व के कंधे से लग गई। यदि विपुल का स्नेह गहरा है तो अपूर्व का विश्वास आकाश से भी ऊंचा। मैं अपने भाग्य पर इतरा उठी। शादी के दूसरे दिन हमें लौटना था। देखा विपुल भैया के गेट को थामे खड़ा हमारे घर की धूमिल हुई रौनक को अपलक देख रहा था। मैं नैनों में नीर लिए विपुल के पास जाकर खड़ी हो गई। विपुल, भराए स्वर में मैंने कहा, पिछली बार गई तो तुमसे अनुमति नहीं ले पाई थी, इस बार अनुमति दे दो। विपुल कुछ पलों तक मेरे चेहरे को देखता रहा। रुद्र स्वर में जवाब दिया, जाओ, पर फिर आओगी ना? मेरी शादी है दुर्वा के साथ। मैं झेप सी गई। अपूर्व के सामने ही विपुल द्वारा कही गई इस बात से मैं सकुचा सी गई। अंदर की एक पतिव्रता नारी को जैसे ये बात रास ही ना आई। मन में एक प्रकार की ऐसी खींच आई कि विपुल को कसकर एक तमाचा जड़ दूं। पर मेरे अंतर की व्यथा को जैसे अपूर्व ने भाप लिया था। बोला, दुर्वा, विपुल होश में थोड़ा ही है बेचारा, चलो निकलने का समय हो गया है। सच ही तो है। मुझे भी लगने लगा विपुल होश में नहीं है, इसलिए स्नेह से त्याग की बात नहीं समझ सकता। प्रेम की पराकाष्ठा को हृदय में लिए एक सहज जीवन जीना अग्निपथ पर चलने जैसा कठिन है। ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। विपुल की अनुमति मिल गई थी, अतः मैं पुनः अपने संसार में लौट गई। हेलो, नॉक नॉक, कोई है वहाँ? इतनी ध्यान से कहानी सुनते हो ना कि मुझे ऐसा लगता है आपको मैं जगाऊँ नहीं इस ख्वाब से। आपको इसी तरह इस ख्वाब में छोड़कर मैं चुपके से चले जाऊँ। लेकिन क्या करूँ, आपसे बात किए बिना मेरा मतलब कटता ही नहीं है टाइम। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही ना। वैसे अगली कहानी बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है, तो उसका वेट कीजिए और बने रहेगा आपके अपनी पिया सिंह नेगी के साथ BK एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी थी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी एंड लव मी। बाय बाय।